इस आर्टिकल के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं भारत की ग्लोबल पोजीशन के बारे में। ग्लोबल पोजीशन का मतलब ये है भारत शुरू से ही अपने आप को नॉन अलाइनमेंट की कैटेगरी में रखा है और इस चीज़ को आज भी फॉलो करने का काम करता है। आज के समय में देखा जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध हुआ था ना, तो फिर से जो दुनिया है दो धुरी में बट गई थी। एक तरफ तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ और दूसरी तरफ रसिया। तो भारत ने क्या काम किया है, ना तो रसिया की निंदा करी है और ना ही कहना चाहिए अमेरिका को वो इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाया है या फिर उसके साथ उसके रिलेशन बिगड़े हैं। दोनों चीज़ों से भारत बच गया है, दोनों चीज़ों को मेंटेन करके भारत ने रखा। अब बात आ जाती है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। एक तो भारत काफ़ी लेट में गया है। बात वही आ जाती है कि दोनों देश आपस में शांतिपूर्वक मामले को हल कर लें, अपने को वैसे बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर की बात है, हमारी तरफ से स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि आज का जो समय है वो युद्ध का समय नहीं है। अब भारत दोनों देशों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी रसिया के साथ में भी पड़ती है, यूक्रेन के साथ में भी पड़ती है। इसलिए यदि इस युद्ध को रोकना है तो मीडिएटर के तौर पर इंडिया एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अन्य कंट्रीज़ से, क्योंकि बाकी देशों का तो कोई भरोसा ज़्यादा किया नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे चाइना जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनका उतना ज़्यादा भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब आगे हम चलते हैं और देख लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो यूक्रेन की विज़िट करी जाती है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि भारत या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही जगह गए हैं फिर दूसरी जगह नहीं गए हैं, तो वो दूसरी जगह भी गए थे, उसके ऊपर भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। मतलब यूक्रेन भी गए और फिर रसिया भी गए। यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन है जिससे आप ये समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट रही है यूक्रेन की कुड हैव हैड सम एजेंडास, कुछ ना कुछ हमारा भी एजेंडा रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो विजिट है इंडिया की तरफ से करी गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है हमारे लिए भी और दुनिया के लिए। इससे भारत को भी फ़ायदा होगा, इससे अमेरिका को भी फ़ायदा होगा, इससे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचने वाला है। वो फ़ायदा कैसे होगा ये आगे देखेंगे, क्योंकि जब से युद्ध चल रहा है ना तो कड़की में चल रहे हैं सब लोग। ठीक है, काफ़ी सारा रुपया पैसा खर्च कर चुके हैं ये लोग। ठीक है, चाहे वो हथियार के लिए हो, चाहे वो मानवीय सहायता के लिए हो, चाहे लोगों का इलाज पानी के लिए हो, खाद्य पानी के लिए हो। साथ ही साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ना वो भी प्रभावित हुई है, क्योंकि रसिया जैसी कंट्रीज़ से इन्होंने बोल दिया था कि हम तेल नहीं खरीदेंगे। फिर रसिया ने क्या बोला, ठीक है आप मत खरीदो, हम सस्ते में दूसरे देशों को तेल देंगे। तो भारत को इस मामले में फ़ायदा हुआ था। तो भारत के पास में कुछ पीस इनिशिएटिव्स के एजेंडा हैं, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है, इसलिए भारत वहाँ तक गया है। अपने आप में देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूक्रेन यात्रा है ये एक हिस्टोरिकल मानी जाती है एंड मीटिंग जो हुई है काफ़ी बड़े तौर पर कहना चाहिए देश दुनिया में इसको दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी मीटिंग करते हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में कीव में, एंड इस चीज़ ने काफ़ी सिग्निफिकेंट अटेंशन दिया है, चाहे वो एकेडमिक्स हों, चाहे वो दुनिया भर के पत्रकार लोग हों, जर्नलिस्ट लोग हों, वर्ल्ड लेवल पर। कुल मिलाकर के भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच रही है, भारत उसको नेहरू के टाइम से आज तक ही कहना चाहिए फॉलो करते आ रहा है। कंसिस्टेंट हमको अप्रोच देखने को मिली है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ पर हैं, नॉन अलाइनमेंट में, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी में है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है हम हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उसमें स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा। एंड इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ऑलवेज क्या बोलती है, हम बैलेंस स्थापित करेंगे अपने रिलेशनशिप में ग्लोबल पावर के बीच में, जैसे कि अमेरिका के बीच में, रसिया के बीच में। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से रसिया की तरफ ही चले जाएंगे या फिर अमेरिका की तरफ ही चले जाएंगे। एंड पीसफुल सॉल्यूशन हम चाहते हैं। टेरिटोरी से रिलेटेड यदि कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो हम कहते हैं कि शांतिपूर्वक उसको निपटाना ज़रूरी हो जाता है।
अब बात करते हैं रसिया की। जब आलोचना करी जा रही थी यूनाइटेड नेशंस में, उस समय भारत ने अपसेंट मार दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये है हम कंडेम भी नहीं करेंगे और हम वोट भी नहीं डालेंगे, हम आप लोगों की बात भी सुन लिए हैं और रसिया की भी बात सुन लिए हैं। कुछ प्रकार से ऐसा किया जाता है। इसका मतलब ये है इंडिया की काफ़ी ब्रॉड स्ट्रेटजी रही है। कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स कंडीशन में भी हम बेहतर तरीके से अपने डिसीजन ले पा रहे हैं। भारत हमेशा से ही कहते आ रहा है कि जो वार का सेटलमेंट है वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए। ये चीज़ इस प्रकार से देखा जाए, भारत जो विजिट किया है यूक्रेन की, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ पीस इनिशिएटिव के एजेंडा मौजूद हैं। एक चीज़ ये भी है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है यूक्रेन के साथ में इन्हेंस होंगे। इंडिया इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन यूक्रेन फॉर ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी। इसके बावजूद भी, किसके बावजूद कि ऑलरेडी से देखा जाए भारत उतना ज़्यादा निर्भर नहीं है यूक्रेन के ऊपर, लेकिन फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब हमारे जो ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी है, इस क्षेत्र में हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इससे कोई नया फ्रंट नहीं खुलना चाहिए बायलैटरल इंगेजमेंट में कीव के साथ में। एट दिस पॉइंट वुड बी रिस्की एंड फ्रॉट विथ डेंजर। लेकिन अब ऐसा ना हो कि हम यूक्रेन के साथ रिलेशन मेंटेन करने के चक्कर में या तो अमेरिका या तो फिर रसिया के साथ में अपने रिश्ते बिगाड़ लें, तो ये काफ़ी डेंजर वाली बात हो सकती है। इसके बाद भारत ने दोनों देशों को खुश करने के लिए भारत यूक्रेन भी गया, भारत रसिया भी गया, दोनों देशों की यात्रा करी जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो एनालिस्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या बोला कि भारत संतुलन कायम करने की एक पहल कर रहा है, विशेष रूप से श्री मोदी की हाल में रूस की यात्रा के बाद। ठीक है, जिसकी बहुत सारे पश्चिमी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी आलोचना करी थी। कुल मिलाकर के देखा जाए, रूस और यूक्रेन के साथ में जुड़ करके भारत स्वयं को इस वार में एक, कहना चाहिए, क्लोज प्लेयर के रूप में स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ भारत हमेशा से बोलते रहा है कि हम एक ग्लोबल एक्टर के तौर पर उभर रहे हैं जो कि पीस एंड स्टेबिलिटी की बात करता है, तो इसके लिए हम एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं। तो इस मामले में भी हमको फ़ायदा होने वाला है। अब अभी तक देखा जाए हिस्ट्री में हमने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे कि भारत का जो इन्वॉल्वमेंट रहा था कोरियन वार में। ठीक है, साथ ही साथ जो कोलंबो प्लान रहा था, 2 जगह हमने इस प्रकार के एग्जाम्पल पेश भी करे हैं। अब हम ब्रॉडर स्ट्रेटजी एंड इंटरेस्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भारत को एज ए मीडिएटर और कम्युनिकेटर के तौर पर देखा जाएगा। कम्युनिकेटर मतलब दो लोग बात नहीं कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, बीच में तीसरा व्यक्ति जाएगा और विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। यदि डिमांड यूक्रेन की तरफ से उठ रही है कि आप कोई सॉल्यूशन लेकर के आइए, तो ये काफ़ी बेहतर ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। इस प्रकार से भारत एक और भी ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले कर सकता है यदि इस कॉन्फ्लिक्ट से दोनों देशों को निकालना है तो। अब साथ ही साथ भारत बताता है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि दक्षिणी अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, पाकिस्तान, ईरान, ये बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, इन सब की आवाज़ बन कर के उभर रहा है, इन सब का लीडर बन कर के उभर रहा है यहाँ पर। इसके बाद यदि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर लें या फिर जो यूएस कंट्रीज़ है, उनकी क्या भूमिका रही है अभी तक इस युद्ध को लेकर के। आप हमेशा से ही इस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचेंगे कि ये जो युद्ध है ना, इसमें आग में घी डालने का काम किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ ने एंड अमेरिका जैसी कंट्रीज़ ने। उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुक जाए। इस युद्ध को वो ज़्यादा लंबा से लंबा लेकर के गए हैं। उसका एक ही रीज़न है कि रसिया की ताकत को हम कैसे करके कम कर सकते हैं। उनको मौका मिल गया कि हम रसिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाएं, उसकी इकोनॉमी को कैसे करके हम डाउन कर सकें, ये इनकी पूरी चाल रही है। उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया शांति बहाल करने के लिए। लेकिन भारत जैसा जो कंट्री है वो हमेशा से ही
ठीक है, इंटरनेशनल तौर पर देखा जाए पीस के लिए आगे रहा है। अभी हाल फिलहाल में और देखेंगे कर्स्क रीजन में अटैक हो गया था, तो जो भारत जैसी न्यूट्रल कंट्री है वो यही चाहते हैं कि भले ही एक लिमिटेड तौर पर पीस एग्रीमेंट हो, लेकिन ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है सभी पार्टीज़ के लिए जो कि इसमें इन्वॉल्व रहेंगी। फ़ायदा अमेरिका को भी होगा, यूरोपियन कंट्रीज़ को भी होगा, क्योंकि उन देशों की इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। साथ ही साथ अमेरिका जैसी जो कंट्री है, डोमेस्टिक लेवल पर जो जो बाइडन हैं उतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाए हैं, इसलिए अपने आप को उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस से बाहर कर लिया है। अब अमेरिका इस एरिया से अपना ध्यान हटाएगा तो दूसरे क्षेत्र में वो आगे बढ़ पाएगा, ये फ़ायदा उसको भी होने वाला है। तो फ़ायदा कहना चाहिए भारत को भी है, फ़ायदा वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी है। वहीं भारत रूस के लिए एक बेहतर ऑप्शन है चाइना से, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जबकि भारत के ऊपर रसिया भरोसा करता है शुरू से ही, कोल्ड वार के एरा से ही आप देखेंगे। ठीक है, भारत के ऊपर भरोसा किया जा रहा है। अब हाल फिलहाल में देखा जाए भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है। यदि हम मीडिएटर के तौर पर सफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यही हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इलेक्शन में उतना प्रदर्शन बेहतर नहीं कर पाए हैं, लेकिन यदि मीडिएटर के तौर पर वो सफल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में उनकी एक बहुत बड़ी इमेज उभर करके सामने आएगी। वैश्विक राजनेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और देश और विदेश दोनों जगह उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। भारत हमेशा से ही बोलता है कि हम जो है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व मित्र की भावना के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो इस अप्रोच को भी हम पूरा फुलफिल कर पाएंगे इस चीज़ के साथ में ही।